मुनमुन देवी का छोटा बेटा अनुज अपनी माँ को अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड लीजा की फोटो दिखाते हुए उनसे बोलता है, माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है लीजा। मैं इसके साथ काफी समय से रिलेशनशिप में हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब भैया की शादी के साथ साथ हमारी शादी भी आप करवा दो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लीजा बहुत अच्छी लड़की है। अरे हमारे इंडिया में लड़कियां मर गई थी क्या, जो तुझे ये विदेशी लड़की ही मिली? अरे विदेशी लड़की हमारे इंडियन कल्चर को क्या ही समझेगी, और मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से हमारा घर परिवार टूटे। अरे ये विदेशी लोग बहुत ही मतलबी होते हैं, इन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता। और एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, अगर तूने इससे शादी की ना तो मुश्किल से तेरी शादी 1 महीना भी नहीं चलेगी। माँ, आप शादी चलने की बात कर रही हो? मुझे इसके साथ करीब करीब 6 साल हो चुके हैं। साथ में हम दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं, और वैसे भी मुझे लीजा के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उसी से हो। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं भी कभी शादी नहीं करूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तू कुंवारा बैठ। किसने कहा है शादी करने के लिए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 बेटे दिए हैं भगवान ने मुझे, एक बेटे की तो शादी करवा के बहू आने का जो अरमान था वो पूरा हो ही जाएगा मेरा। अब तेरी बीबी आए चाहे ना आए, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर तू जिद पे है तो मैं भी जिद पे हूँ। और एक बात ध्यान से सुन ले, अगले महीने तेरी भाई की शादी है। मैं कोई भी ड्रामा नहीं चाहती। देखते ही देखते मुनमुन देवी के बड़े बेटे अमित की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। मुनमुन देवी अपने बेटे अमित की शादी अनीता नाम की लड़की से बहुत ही धूमधाम से करवा देती है। शादी के 2 दिन बाद मुनमुन देवी का सबसे छोटा बेटा अनुज उसी विदेशी लड़की लीजा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। और अनुज को देखकर मुनमुन को बहुत गुस्सा आता है और मुनमुन गुस्से में बोलती है, आखिर तूने अपने मन की कर ही ली। तुझे मना किया था ना इस लड़की से शादी करने के लिए। जब तूने मेरी बात नहीं सुनी तो यहाँ क्यों आया है? इस लड़की को लेकर यहाँ से जा सकता है तू। अरे माँ, आपको जो करना था आपने वो कर लिया ना। अब मेरे टाइम पर तो मानी नहीं। कम से कम अनुज के साथ तो ऐसा मत करो। अब तो उसने शादी कर ली है और ये लड़की अब इसकी जिम्मेदारी है। इस तरह से आप इसे घर से निकालकर हर वक्त अपनी बातों को ऊपर नहीं दिखा सकती हैं। मेरे साथ आपने अपनी मनमानी दिखा ली, लेकिन कम से कम मेरे छोटे भाई अनुज के साथ तो मत करो ऐसा। ठीक है, अगर तुम लोग इसमें खुश हो तो यही सही। बेटे की खुशी के कारण मुनमुन देवी लीजा को स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही रात को मुनमुन देवी के घर उसकी पड़ोसन आती है विदेशी बहू को देखने। लीजा की खूबसूरती को देखकर उसकी पड़ोसन बोलती है, अरे मुनमुन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इस विदेशी बहू के चर्चे हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर भी है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब इसकी पहली रसोई होगी तो भी विदेशी खाना बनाएगी या हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार जो परंपरा में खाना बनाया जाता है वो बनाएगी। अरे बहन, तुमको क्या लगता है कि ये विदेशी लोग पहली रसोई की रस्म को क्या ही जानते होंगे? अरे पता नहीं कैसी जाएगी हमारे घर की पहली रसोई की रस्म। बस कुछ जो नात रिश्तेदार हैं उनको न्योता देना है, ताकि पहली रसोई वाले दिन वो आए और महारानी जो खाना बनाएंगी उसे खाकर वो लोग हमारी तारीफ करते हैं या बेइज्जती, ये तो उसी दिन पता चलेगा। जो भी बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत है वो उस दिन तो चली ही जाएगी। यही होता है, अगर बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दो तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ विदेशी बहू को भी ले आते। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को कभी विदेश नहीं भेजा। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया है। एक तरफ देसी खाना बनेगा, दूसरी तरफ विदेशी खाना बनेगा। असली स्वाद तो तुम्हें मिल रहा है मुनमुन देवी। हाँ, इतना बोलकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। मुनमुन देवी अपने दोनों बहू को अपने पास बुलाती है और मन ही मन सोचते हुए कहती है, पहली रसोई वाले दिन क्यों ना इस विदेशी बहू की बेइज्जती करवा दूं, तब जाके मेरे बेटे को अकल आएगी कि उसने जो किया वो गलत किया, उसकी पसंद कितनी बेकार है। एक काम करती हूँ, मैं इस विदेशी बहू से बहुत ही मुश्किल खाना बनवाती हूँ और अपनी अनीता बहू से बहुत ही आसान खाना बनवाऊंगी, जिससे ये विदेशी बहू अपने आप मेरी बहू के सामने हार जाएगी। फिर लोग तारीफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ अनीता बहू की। इतना सोचने के बाद मुनमुन देवी बोलती है, एलिजा बहू, तुझे ना जितने भी रिश्तेदार आएंगे उन सभी के लिए 56 भोग बनाना है, और हाँ 56 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ भी। और अनीता बहू, तू पहली रसोई वाले दिन तू जो भी बना सकती है वो बना ले अपनी मर्जी के हिसाब से। मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू जो बनाएगी सही ही बनाएगी, क्योंकि तू तो हमारे कल्चर के हिसाब से है। बाकी लीजा, इसके नाम में ही विदेशीपन छुपा हुआ है। क्या ही खाना बनाएगी, बाकी तो देखते ही हैं। सासू माँ, बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ बना लूंगी।
मुझे घर का सारा काम आता है। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अरे वाह, हिंदी तो बड़ी अच्छी बोलती है। बातों से लग नहीं रहा कि तू विदेशी है। खैर ये बात छोड़। इस तरह से लीजा और अनीता दोनों रसोई में जाती हैं। लीजा रसोई में खाना बनाने से पहले चूल्हे की पूजा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अनीता बिना चूल्हे की पूजा किए खाना बनाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर मुनमुन को बहुत हैरानी होती है कि लीजा विदेशी होने के बाद भी सारी परंपराओं को अच्छे से जानती है, लेकिन उस समय मुनमुन कुछ नहीं कहती। लीजा और अनीता दोनों कुछ ही समय में अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरी करती है। दोनों बुएं मिलकर अपने सभी रिश्तेदारों को खाना सर्व करती है। लीजा द्वारा बनाए गए 56 भोग और अलग अलग 56 प्रकार की मिठाइयों को खाने के बाद सभी रिश्तेदार लीजा की तारीफ करते हुए बोलते हैं, अरे वाह मुनमुन देवी, क्या बहू है तुम्हारी। अकेले इसने 56 प्रकार का भोजन बनाया, साथ ही जिसमें इतनी सारी मिठाइयाँ भी बनाई हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सच में मजा आ गया। इसीलिए कहते हैं इंसान देसी हो या विदेशी, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी पहचान उसके काम और उसके व्यवहार से होती है। और लीजा बहू भले ही विदेशी हो, लेकिन फिर भी वो भारतीय परंपरा और उसकी संस्कृति को अच्छे से समझती है। मुनमुन देवी को अपनी गलती का एहसास होता है और कहीं ना कहीं उसे अपनी विदेशी बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। सभी रिश्तेदार के खाना खाने के बाद लीजा इन सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सभी रिश्तेदार बहुत ही खुशी मन से लीजा और अनीता दोनों को शगुन देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मुनमुन देवी लीजा से कहती है, मुझे माफ कर दे लीजा बहू, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और हमेशा तुझ में कोई ना कोई कमी निकालती रही। आज मुझे पता चला कि मेरा बेटा हीरा लेके आया है। सच में आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तेरी सास हूँ। इस तरह से मुनमुन देवी अपनी विदेशी बहू को स्वीकार कर लेती है और हंसी खुशी वो सब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। राहुल और प्रिया दोनों ने लव मैरिज करके परिवार से दूर एक अलग शहर में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। प्रिया राहुल से अच्छा कमाती थी। दरअसल प्रिया एक मॉडल थी जो कि छोटे मोटे रोल करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया करती थी और प्रिया खुद के पैसे से खुद का बहुत बड़ा घर भी ले लेती है। तो वहीं राहुल जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी सारी सैलरी प्रिया को देते हुए उसे कहता है, प्रिया, यही है मेरी पूरी सैलरी। एक काम करो, तुम संभाल कर रखो और देखो कैसे क्या खर्च करना है। घर में जो भी छोटा मोटा चीज खत्म हो गया हो उसे ले आना। राहुल आप एक काम करो, इन पैसों को कहीं जाकर जमा कर दो। घर में जो भी थोड़ा बहुत राशन खत्म हो चुका है या जो भी जरूरत का सामान है ना, वो अब मैं अपनी सैलरी से ले आऊंगी। और हाँ, आपको इन चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। और अपनी सैलरी को ना आप यहाँ वहाँ वेस्ट करने से बेहतर है कि आप कहीं जाके इसको सेव कर दो ताकि फ्यूचर में वो हमारे काम आए और मैं अपनी पूरी सैलरी से पूरे घर को चला सकती हूँ। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। कहीं ना कहीं राहुल को अच्छा नहीं लगता और वो बिना खाए ही सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह प्रिया बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करके रेडी होती है और राहुल से कहती है, राहुल मैंने तुम्हारा टिफिन तैयार कर दिया है और तुम समय से ऑफिस के लिए रेडी हो जाना। मैं शूट पे जा रही हूँ, आज थोड़ा लेट हो जाएगा। शाम को आते समय ना तुम खाने का देख लेना और हाँ, मेरे लिए खाना मत बनाना क्योंकि मैं तो बाहर से खाऊंगी आज। ज्यादा दूर जाना है क्या तुम्हें? हाँ राहुल, मुझे दूर जाना है, बाकी तुम मेरी टेंशन मत लेना, समय से आ जाऊंगी। कुछ पैसे चाहिए तो बता दो। ज्यादा दूर जा रही हो, साथ में पैसे होना जरूरी है। मान लो जरूरत पड़ गई तो? अरे नहीं पागल, मेरे पास हैं पैसे और मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं खुद मैनेज कर लूंगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम तैयार होके ऑफिस चले जाना। इतना बोलकर प्रिया चली जाती है। राहुल को फिर से प्रिया के मुंह से पैसों की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मन ही मन उसे प्रिया से धीरे धीरे नफरत होने लग रही थी। कहीं ना कहीं वो अपने ही प्यार से जलन महसूस करने लग रहा था। ऐसे ही एक दिन राहुल के ऑफिस में नंदिनी नाम की एक लड़की आती है। नंदिनी दिखने में काफी सुंदर थी। राहुल और नंदिनी के बीच बहुत ही कम समय में गहरी दोस्ती हो जाती है। राहुल को नंदिनी का साथ बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे ही एक दिन राहुल नंदिनी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां राहुल खुद उस रेस्टोरेंट में बिल पे करता है। ये देखकर नंदिनी उससे कहती है, राहुल एक बात बोलूं, वो क्या है ना, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है और इस वजह से मैं बिल नहीं भर पाई, वरना मैं खुद बिल दे देती। अरे मैं हूं ना, डोंट वरी। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें पैसों की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम कितने अच्छे हो यार। ऐसे ही अब समय बीतता जाता है। राहुल अब धीरे धीरे प्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। वह उसके साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताया करता, साथ ही घंटों घंटों नंदिनी से फोन पर बातचीत किया करता था। ये सब देखकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और एक दिन प्रिया राहुल से कहती है, ये सब क्या है राहुल? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे हो और मुझसे बात भी नहीं करते ठीक से। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देखो यार, मेरे पास ना तुम्हारी इन फालतू बकवास के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अपना काम करो तुम। बेचारी प्रिया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे ही एक दिन प्रिया देखती है कि राहुल नंदिनी से फोन पर बात कर रहा है। राहुल और नंदिनी की बात सुनकर प्रिया समझ जाती है कि जरूर राहुल का अफेयर नंदिनी से चल रहा है। ऐसे ही एक शाम प्रिया अपना मेकअप उतार ही रही होती है, साथ ही अपनी आंखों में लगे लेंस को भी जैसे निकालती है। उसके थोड़ी देर बाद उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकलने लगते हैं और उसकी आंखों में बहुत जलन होने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर राहुल उसके पास आता है। उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। राहुल उसे पास के अस्पताल में लेकर जाता है, जहां उसका चेकअप के दौरान पता चलता है कि प्रिया की आंखों की रोशनी चली गई है। दरअसल ये सब कुछ लेंस लगाने के कारण हुआ था। किसी तरह से राहुल प्रिया को लेकर घर आ जाता है। ऐसे ही एक रात राहुल नंदिनी से बात करता है और कहता है, देखा नंदिनी, कहते हैं ना, घमंड एक दिन जरूर निकल जाता है। मेरी पत्नी को बहुत घमंड था कि वो मुझसे ज्यादा पैसे कमाती है और आज उसके ऐसी काम की वजह से वो अंधी हो चुकी है। अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके तुम इस घर में हमारे साथ रहना और वैसे भी इस अंधी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। अरे तो इसे बताकर छोड़ दो ना। मेरा कहने का मतलब है, इसे बता दो कि अब तो अंधी हो चुकी है, मेरे कोई काम की नहीं है, इसीलिए अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ये खुद ब खुद हमारी जिंदगी से चली जाएगी। अरे वो तो चली जाएगी, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे जो बचा कर रखे हैं, अभी तक उसे भी तो हथियाना है। और दूसरी बात, अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, वो घर इसी के नाम पर है, क्योंकि मुझसे ज्यादा पैसे तो यही कमाती थी और इसने अपने ही पैसों से ये इतना बड़ा घर लिया है और ये पूरी प्रॉपर्टी इसी के नाम पर है। इसलिए जब भी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी तब हम इस अंधी को इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। ये भी सही है, चलो ठीक है। इस तरह से राहुल नंदिनी से शादी करके उसे घर ले आता है। तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है। प्रिया को देखकर राहुल घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि प्रिया तो अंधी है। तभी प्रिया राहुल से कहती है, राहुल, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस घर में हम दोनों के अलावा कोई है। अरे कोई नहीं प्रिया दर्शन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ज्यादा मेडिसिन ले रही हो ना इस समय, इस वजह से तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जाकर अपने कमरे में आराम करो। यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम है। तभी प्रिया नंदिनी की ओर बढ़ने लगती है और जानबूझकर नंदिनी को थप्पड़ मारती है। नंदिनी गुस्से में चिल्लाते हुए प्रिया से कहती है, अरे अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? राहुल, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई है। और राहुल, कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे ना तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। तुम्हें क्या लगता है राहुल कि मैं अंधी हूँ? अरे ये सब ना मेरा एक प्लान था और इस प्लान में ना हमारे पास के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो भी शामिल थे। मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा है, इसीलिए तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा। और देखो तुम कैसे पकड़े गए। नंदिनी और राहुल दोनों घबरा जाते हैं। तभी राहुल कहता है, हाँ तो तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अरे परिवार के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की थी और शादी के बाद तुम मुझे हर बार ये एहसास दिलाती थी कि मैं तुमसे कम कमाता हूँ। तुम्हें अपने पैसों को लेकर घमंड आ चुका था। चीजों को समझने का अपना अपना नजरिया होता है।
मैंने हमेशा तुमसे ये कहा है कि तुम अपनी सैलरी बचा कर रखो, फ्यूचर में काम आएगा हमारे। मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे कम पैसे कमाते हो या फिर मैं सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं है राहुल। तुम अपनी लाइफ नंदिनी के साथ एंजॉय करो। और हाँ, इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से जाओ वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्रिया नंदिनी और राहुल को वहाँ से निकाल देती है, जिसके बाद वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चले जाते हैं और प्रिया अपनी लाइफ में अकेले ही हंसी खुशी आगे बढ़ती है। आरती के व्हाट्सएप पर सुबह सुबह किसी नंबर से कोई एक वीडियो भेजता है। आरती जब वो वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फ्लैशबैक। हाल ही में आरती के पति विनोद की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और विनोद एक सरकारी बैंक में जॉब किया करता था। उसकी मौत होने के बाद विनोद की नौकरी आरती को मिल जाती है। आरती फोर्स की जॉब तो मिल जाती है, लेकिन आरती के ससुराल वाले विनोद के जाने के बाद आरती को घर से निकाल देते हैं। लेकिन आरती हिम्मत नहीं हारती और वो अपनी सहेली अनीता को फोन करके उससे कहती है, अरे अनीता, मुझे ना कोई किराए पर घर दिला दे यार। तुझे तो पता है ना, मेरे पति की मौत हो गई है। अब इस विधवा को कोई जल्दी किराए पर घर नहीं देता। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ऐसा कर कि तू मेरे घर पे आ जाना। मेरे घर में एक कमरा खाली है और तू वहीं पे रह लियो किराए पर। वही किराया बाहर देगी, वो मुझे दे दियो। अच्छा, लेकिन अगर तेरे हस्बैंड को कोई एतराज हुआ तो? अरे तू ना चिंता मत कर। मेरे हस्बैंड जब शाम को घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू शाम को मेरे घर पे आ जा डिनर के लिए। मेरे हस्बैंड तुझे देख भी लेंगे और उनको यकीन भी हो जाएगा कि मैं किसी सही इंसान को कमरा दे रही हूँ रहने के लिए। चल, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। इसी बहाने एक बार मैं तेरा घर भी देख लूंगी। आती हूँ फिर शाम को। इस तरह से आरती अनीता के घर जाती है। थोड़ी देर बाद अनीता का पति मनोज अपने ऑफिस से घर आ जाता है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अनीता मनोज से कहती है, मनोज, ये मेरी सहेली है आरती। अभी हाल फिलहाल में ही इसके पति की डेथ हो गई थी और ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे रहने के लिए कमरा चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसे अपना ऊपर वाला कमरा दे दे किराए पर। वैसे भी खाली पड़ा है, किसी के काम आ जाएगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। आरती दिखने में भी अच्छी है, बल्कि आपसे भी अच्छी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरती, तुम कल ही हमारे घर में शिफ्ट कर दो। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, किराया मुझे समय से चाहिए। मुझे हर महीने चिक बाजी नहीं चाहिए। अरे आप चिंता ना करो, मैं जॉब करती हूँ। हर महीने मेरी सैलरी टाइम पर आती है, तो समय से मैं आपका किराया दे दूंगी। आपको मेरी वजह से किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे बस एक छत चाहिए थी। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आरती अगले ही दिन मनोज के घर में शिफ्ट कर लेती है। इस तरह से सब कुछ यूं ही हंसी खुशी चल रहा था। फ्लैशबैक आउट। ऐसे ही आरती के व्हाट्सएप पर सुबह सुबह किसी नंबर से उसे कोई एक वीडियो भेजता है। आरती जब वो वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से फोन आता है और वहाँ से एक आदमी बोलता है, वीडियो देखकर तो समझ गई होगी कि ये वीडियो तेरा ही है। अगर चाहती है कि मैं तेरा वीडियो कहीं वायरल ना करूं तो चुपचाप मेरे बताए गए एड्रेस पर आ जाना और अपनी एक रात मेरे नाम करना। और अगर तूने ये नहीं किया तो ये वीडियो मैं हर जगह वायरल कर दूंगा। उसके बाद तू कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वैसे भी विधवा है, हर कोई तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा। अगर चाहती है कि ये बात दबी की दबी रह जाए तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कर। मेरे बाथरूम में तुमने कैसे कैमरा लगा दिया और मेरी नहाने का वीडियो तुमने कैसे बना ली? तुम हो कौन? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। देख, तेरे पास एक दिन का समय है, सोच ले कि तुझे क्या करना है। उसके बाद अगर तूने मना किया या फिर किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये वीडियो मैं पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा। उसके बाद तो तू ना जॉब करने के लायक रहेगी, ना ही जिंदा रहने के। तुम्हें वीडियो कहाँ से बना ले? भगवान के लिए इस वीडियो को डिलीट कर दो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? देख, मेरी तरफ से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बस तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए एक रात के लिए मैं तुझे चाहता हूँ। मेरी भूख और मेरी प्यास मिटा दे। उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बेचारी आरती बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद मनोज आरती से कहता है, अरे आरती, किराया देने का समय आ चुका है। तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे समय से किराया चाहिए होता है। तुमने तो पहली बार में ही ऐसा कर दिया। आगे से तुम्हें कौन रखेगा घर में?
माफ करना, मेरा ध्यान हट गया। मैं आपको कल ही किराया देती हूँ। आरती अपने कमरे में चली जाती है। आरती के पास बार बार उसी आदमी का फोन आने लगता है। आरती परेशान हो जाती है और कहती है, देखो, मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे भी मैं एक विधवा हूँ, लोग मुझे ताने देकर मार डालेंगे। अगर मेरे ऐसा करने के बाद तुमने ये वीडियो डिलीट किया, मैं एक रात के लिए तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं उसी एड्रेस पर आ जाऊंगी। गुड, मैं रात को तुझे एड्रेस मैसेज कर दूंगा और ठीक रात को 8 बजे मेरे भेजे गए एड्रेस पर जो होटल है वहाँ पर मुझे मिल जाना। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रात को 8 बजे आरती उसी होटल में पहुंच जाती है। आरती बहुत देर से उस आदमी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांधे हुए आरती के पास आता है और उसे बुरी तरह से छूने लगता है। तभी आरती किसी तरह से उस आदमी के चेहरे से उस कपड़े को हटाती है और उसका चेहरा देखने के बाद आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी सहेली का पति मनोज था। तभी आरती मनोज से कहती है, मनोज, आप इतने घटिया इंसान है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे आपको क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अभी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की ही नहीं है मैंने। वीडियो अभी रखा है मेरे पास और अभी तक तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई नहीं है। अरे भगवान से डरो, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हें जाना तो भगवान के पास ही है। उसके बाद भगवान तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये सोचा है कभी तुमने? देख, जो करने आया वो मुझे करने दो। तभी वहाँ पर आरती की सहेली अनीता और पुलिस आ जाती है। ये देखकर मनोज कहता है, ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि किसी को मत बताना। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज नहीं तो कल छूटने के बाद ही सही मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुझे क्या लगा था मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? जो इंसान मुझे आए दिन टॉर्चर कर रहा है फोन पर, क्या मैं उसकी आवाज नहीं पहचानूंगी? मैं तुम दोनों की बात करने के तरीके को समझ गई थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। इसलिए मैंने अपनी प्लान में अनीता को शामिल किया और तुम जैसे दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अगर डेरा डालना ही पड़ा तो वही सही था। इस तरह से पुलिस मनोज को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है। आरती और अनीता की सूझबूझ से आरती की जिंदगी बच जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।